नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका लाख टके की बात में। इस बुलेटिन में कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे यूपी की सियासत में अब राहुल और अखिलेश के बीच मुद्दे हथियाने की होड़ लग गई है। लीडरशिप को लेकर संसद से सड़क तक सियासी जंग जारी है। वहीं आपको दिखाएंगे राहुल गांधी के अचानक हाथरस पहुंचने पर क्या हुआ। 2020 के रेप पीड़ित परिवार से मिलकर राहुल गांधी ने उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया, जिस पर सियासत गर्म हो रही है। साथ ही आपको बताएंगे संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं। प्रशासन ने उनके नए घर को लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। और फिर बात होगी झांसी में एनआईए के छापे के बाद पुलिस की गिरफ्त से आरोपी मौलाना को छुड़वाने की। हालांकि पुलिस की टीम ने आरोपी मौलाना को दोबारा पकड़ा। अब विदेशी फंडिंग को लेकर जांच हो रही है। और साथ ही बात करेंगे आज संसद में लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से हंगामा हुआ। तो देखते हैं अब खबरें विस्तार से। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने लगी और ये दूरियां देखिए बढ़ती ही जा रही हैं। संसद से लेकर सड़क तक सियासी मुद्दों पर खींचतान शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन में लीडरशिप पर घमासान जारी है। अब तक विपक्ष के तमाम सियासी दल मिलकर अपने नेता नहीं चुन पाए हैं। वहीं यूपी में एसपी और कांग्रेस में अब मुद्दों को लपकने की होड़ मच गई है। फिलहाल रेस में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस आगे दिख रही है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। यूपी से जुड़े मुद्दों पर अचानक ही कांग्रेस ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। संसद से लेकर सड़क तक अब राहुल गांधी यूपी के मुद्दों पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। संभल के मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामा किया। संभल के पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लीडरशिप को लेकर इंडिया गठबंधन में मचे घमासान का असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुद्दों को लपकने की लड़ाई चल रही है। फिलहाल कांग्रेस इस रेस में एसपी से आगे चल रही है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूपी में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों के सहारे पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश है। यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। यानी एसपी से पहले बीजेपी को घेरने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। 18 तारीख को जबरदस्त घेराव करने जा रहे हैं विधानसभा का, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, प्रदेश के कोने कोने से लोग, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक और इस तरफ बहराइच बॉर्डर से लेके नेपाल के और झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, हर कोने के, हर जिले के, हर ब्लॉक, हर तहसील का कांग्रेस का कार्यकर्ता 18 तारीख को इनकी जनप्रतिनिधि नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा, लड़ेगा और हम सरकार को निश्चित और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को जोर शोर से संसद में उठाया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक लिया गया। इसके बाद 2 दिन पहले ही संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और मदद मांगी। राहुल गांधी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। माना जा रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने अखिलेश से बाजी मार ली। संसद में जारी विपक्ष के संग्राम पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से सदन को चलाने की कोशिश होनी चाहिए। जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। जानकारों की माने तो कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपने मुद्दों को सेट कर अपने लिए जमीन तैयार कर रही है। ये स्थिति समाजवादी पार्टी को असहज करने वाली हो सकती है, क्योंकि दोनों ने लोकसभा का चुनाव मिलकर साथ लड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस को 6 सीटें मिली, तो वहीं सपा 37 सीट जीतने में कामयाब रही।
वहीं इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, गठबंधन हर मुद्दे को उठा रहा है, 2027 अभी बहुत दूर है। 27 अभी बहुत दूर है गठबंधन के लिहाज से, और इंडिया अलायंस लगातार काम कर रहा है, चल रहा है। इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं और हर क्रिया प्रतिक्रिया पे दल अपने दलीय स्तर पे लगातार बयान देते हैं, आते जाते हैं। वही प्रक्रिया चल रही है और आगे भी चलेगी। उपचुनाव में एसपी की तरफ से कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी गई। नतीजा ये रहा कि एसपी सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई। एसपी मान रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव में मुकाबला सीधे बीजेपी से होगा। साथ ही बीएसपी, आजाद समाज पार्टी जैसे सियासी दल भी जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। अभी जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में रार चल रही है, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2027 में अखिलेश और राहुल एक साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें रोज हंगामे हो रहे हैं, लेकिन आज अचानक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह सुबह घर से निकले और हाथरस पहुंच गए। हाथरस में राहुल गांधी दलित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे जिनकी लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 4 साल बाद राहुल गांधी के सियासी पर्यटन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस मामले के पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान यूपी पुलिस ने हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी। हाथरस पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने थोड़ी देर मुलाकात की। इसके बाद वे वहां से रवाना हो गए। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। 14 सितंबर 2020 को गैंगरेप की घटना हुई थी। 19 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप हुआ था। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर 2020 को मौत हुई थी। 4 आरोपियों में से एक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस में कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 3 अक्टूबर 2020 को हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी और मृतक लड़की के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहने की बात कही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल अपना वादा निभाने के लिए इंसाफ की जंग जारी रखेंगे। अपनी समस्याएं बताई उन्होंने, जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो समझी। राहुल जी उनकी समस्याओं को समझकर अब उनके समाधान की राहुल जी हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं उस परिवार के लिए और आगे भी लड़ रहे हैं। और ये आज प्रमाण था कि राहुल जी जिस परिवार से आत्मिक रिश्ता रखते हैं उस रिश्ते को निभाते हैं और वो आज निभा रहे हैं। राहुल जी तो उस परिवार के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। आश्वासन की कोई जरूरत नहीं। परिवार के लोगों को तो जब खड़े हैं तो उसकी हर समस्या की लड़ाई। राहुल गांधी के रेप पीड़ित परिवार से मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे राहुल गांधी का पाखंड बताया। परिवार के पप्पू पॉलिटिकल प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में व्यस्त हों तो इसी तरह के नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। कभी वो संसद का बहिष्कार करते दिखाई पड़ेंगे, कभी जो है वो कोई इस तरह का तमाशे वाला आविष्कार करते दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के बहिष्कार और आविष्कार ने इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का चौतरफा जो है वो सफाया किया। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर चुटकी ली। उन्होंने तंज कसा कि क्या अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे जो अब जागे हैं। कुंभकर्ण की नींद सोए थे कहा, जगे हैं, आज याद आया है संभल मामला। जब उसमें सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस पर कार्रवाई आगे होने जा रही है। अगर वो संतुष्ट नहीं है सीबीआई से तो जो भी है उससे बड़ी एजेंसी उनके दिमाग में जो उससे जांच करा दिया जाए। लेकिन वो तो बतौर जनप्रतिनिधि बतौर की कौन सी बात है, क्यों बार बार टिप्पणी करी जाती है, या क्या कोई जनप्रतिनिधि विपक्ष का मिल नहीं सकता ऐसे? क्यों नहीं मिल सकता है, लेकिन उसका एक समय होता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी निराशा और हताशा का शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बेतुके बयान देते हैं। वो कभी संभल जाना चाहते हैं तो कभी हाथरस, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच
होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। विक्टिम के मुद्दे पे, उससे मिलने के मुद्दे पे देखने की क्या जरूरत है? दुख बांटने से कम होता है। जिस भी विक्टिम से जो भी नेता मिलना चाहता है उसको मिलने देना चाहिए, मिलना चाहिए, बात सुननी चाहिए। अदालती बातें अपनी जगह हैं और कोई विक्टिम है तो उससे मिलने से किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। दिल्ली से करीब 11:30 बजे राहुल गांधी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट की मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से बात किए बगैर दिल्ली वापस लौट गए। हालांकि उनके हाथरस आने के बाद यूपी की सियासत में सियासी पारा हाई हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्की की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत नोटिस जारी किया गया। प्रशासन की ओर से बर्क को नोटिस मिला था, जिसका जवाब देने की समय सीमा आज तक की ही थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे में एसपी सांसद के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत नोटिस दिया गया है। एसपी सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर उनसे नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को आज नोटिस का जवाब देना था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। जवाब नहीं देने पर अवैध निर्माण गिराने का भी प्रावधान है। संज्ञान में आया था प्रकरण कि उनके द्वारा विनियमित क्षेत्र में बिना पूर्व से नक्शा पास कराए वहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था और एक बिल्डिंग बनाई गई है। उसी के अनुक्रम में उनको नोटिस दिया। उसमें उसके लिए निहित प्रावधान है कि उसके आगे क्या कार्रवाई होगी। उसमें जुर्माना का प्रावधान है, उसमें जो स्ट्रक्चर है उसको गिराए जाने का प्रावधान है। तो जैसे भी उसमें विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई दिन से सांसद जियाउर रहमान बर्क दिल्ली में हैं। संसद में भी उन्होंने संभल हिंसा के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। ऐसे में सांसद को मिला नोटिस उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासन जुर्माना लगाने के साथ अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झांसी में एनआईए की टीम यूपी एटीएस की टीम के साथ मुफ्ती खालिद के घर छापेमारी के लिए पहुंची। तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बीच जब ऑफिसर मुफ्ती को अपने साथ लेकर जाने लगे तो समर्थकों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस ने फिर मुफ्ती को हिरासत में लिया। मुफ्ती पर अवैध रूप से विदेशी फंडिंग के मामले में जुड़े होने का शक है। आरोप ये भी है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर मौके पर भीड़ बुलाई गई थी। और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि यहाँ पर माहौल कैसे खराब करने की कोशिश हुई थी। झांसी में एनआईए छापेमारी के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। एनआईए की टीम शहर कोतवाली इलाके के मुकरियाना मोहल्ले में एक घर में छापा मारने पहुंची। ऑनलाइन माध्यम से दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद नदवी नाम के शख्स के घर पर छापेमारी की गई थी। जैसे ही अफसर मौलाना को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने लगे, अचानक से कुछ लोग आए और उसे छुड़ाकर अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया। खालिद भाई हमारे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और दुनिया के कई देशों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं और आज मुझे लग रहा है उसी संबंध में जांच एजेंसी आई हुई है और सरकार की बड़ी जांच एजेंसी है और हमें उम्मीद है निष्पक्ष वो जांच करेंगे और उन्हें जांच में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग खालिद भाई को आज से नहीं लगभग 10-20 सालों से जानते हैं
और आपकी माध्यम से हम सभी लोगों से यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसी उम्मीद सभी लोगों को है कि वो निष्पक्ष जांच होगी। बाद में पुलिस भारी सुरक्षा के बीच खालिद नदवी को थाने लेकर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मौलाना को काफी सालों से जानते हैं। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। आपत्ति यह है कि अगर किसी के यहाँ कोई गलत काम होता है तो उसकी आप जांच करेंगे, सूचना देंगे, आसपास में जांच कर लेंगे। एकदम किसी घर में घुसना, फैमिली रह रही है वहाँ, वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं वहाँ से, और जो है अपनी फैमिली भी है, उनकी माँ है, बहन है, बेटी है, सब लोग घर में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। वो इस बस्ती के बच्चे फ्री पढ़ते हैं। यूपी एटीएस की टीम के साथ एनआईए अफसर देर रात करीब 2 बजे मुफ्ती खालिद के घर पहुंचे थे। घंटों पूछताछ के बाद टीम जब मौलाना को हिरासत में लेकर घर से बाहर निकलने लगी, तभी समर्थकों के झुंड ने टीम को घेर लिया। समझाने की कोशिश पर एनआईए टीम और समर्थकों के बीच बहस होने लगी। इस पर समर्थक उग्र हो गए। पुलिस और एनआईए की टीम ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, पर लोग नहीं माने। वहीं मुफ्ती खालिद नदवी का कहना है कि पुलिस की रेड में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। अफसरों ने बताया कि ये कार्रवाई ऑनलाइन मदरसा कक्षाओं के जरिए विदेशी बच्चों को पढ़ाने से जुड़ी विदेशी फंडिंग की जांच का हिस्सा है। हमारा भतीजा है मुफ्ती खालिद नदवी, वो धार्मिक तौर पर यानी कि बच्चों को कुरान करीम और उर्दू नाजरा पढ़ाता है ऑल वर्ल्ड। तो वहाँ से एनआईए वाले आए रात में 3 बजे, उसका जांच की, अभी तक करते रहे जो टाइम हो रहा है, तो अभी तक कोई चीज़ पाई नहीं गई है। उसके बाद कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस बीच झांसी में लोगों ने काफी हंगामा किया। उग्र भीड़ ने मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए की हिरासत से छुड़ा लिया। मुफ्ती के हिरासत में लिए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ा विरोध करते हुए पुलिस की गाड़ी रोक ली और इसके बाद एनआईए की गिरफ्त से उन्हें जबरन छुड़ा ले गई। हालांकि बाद में पुलिस ने फिर से मुफ्ती को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती पर अवैध रूप से विदेशी फंडिंग के मामले में जुड़े होने का शक है। आरोप ये भी है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर मौके पर भीड़ बुलाई गई थी। हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती खालिद शहर काजी के भतीजे हैं और एक मदरसे में पढ़ाते भी हैं। उनके घर के दरवाजे पर क्लास के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं। अपनी जांच के दौरान एनआईए की टीम ने करीब 10 घंटे तक दस्तावेज खंगाले और जानकारी जुटाई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के स्क्रीनिंग के दौरान दिल्ली के जेएनयू में पत्थरबाजी हुई है। एबीवीपी के छात्र लेफ्ट गुट के छात्रों पर पत्थरबाजी का आरोप लगा रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि उनके कार्यक्रमों में लेफ्ट के स्टूडेंट्स अक्सर ही खलल डालते हैं। स्क्रीनिंग वाली जगह पर पत्थर के कई टुकड़े भी मिले हैं। हालांकि अभी मामला शांत है, लेकिन पत्थरबाजी पर सियासत शुरू हो चुकी है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। जेएनयू में जमकर बवाल हुआ है। द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। आप फर्श पर पड़े ये पत्थर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर पत्थरबाजी की गई। एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट गुट के छात्रों ने पत्थरबाजी की है। साबरमती फिल्म के नाम पर इस्लामो लिबरल कांग्रेस इकोसिस्टम के दंगाई और पत्थरबाज काम पर जिस प्रकार से असहिष्णुता का परिचय देते हुए आम तौर पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नाचने वाली मंडली है, उसने साबरमती फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान पोस्टर भी फाड़े, पथराव भी किया। ये अजीब और गरीब हिपोक्रेसी है। ये वही मंडली है जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहती थी। ये वही मंडली है जो परजानिया फिल्म दिखाना चाहती थी। पर ये वही मंडली है जो गोधरा कांड का सच छुपाना चाहती है।
ऐसी कौन सी बात है गोधरा कांड में जो सामने निकल कर आएगी तो इस जमात को उससे तकलीफ होती है। एबीवीपी का आरोप है कि उनके कार्यक्रमों में लेफ्ट के छात्र अक्सर इस तरह का खलल डालते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज शाम करीब 5:30 बजे से फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग चल रही थी। उसी बीच ये पत्थरबाजी हुई है। स्क्रीनिंग वाली जगह पर पत्थर के कई टुकड़े भी मिले हैं। हालांकि अभी मामला शांत है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले सुबह से ही स्क्रीनिंग की पैम्पलेट पोस्टर आए, फ्लेक्स लगाए गए पूरे कैंपस में। मतलब एग्जाम के होते बावजूद भी सारे बच्चों में उत्साह थी मूवी को लेकर। तो देखा गया कि कुछ छुटपुटिया जो वामपंथी संगठन है वो उस समय से उनकी इंटेंशन दिख रही थी कि कहीं न कहीं कुछ विघ्न डालने वाले थे। तो देखा गया कि जैसे टी पॉइंट पे फ्लेक्स लगा हुआ था काफी बड़ा, उसे ब्लेड से काट दिया गया। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो पूरे खास करके जो आगे की तरफ छात्राएं बैठी हुई थी और पीसफुली सब मूवी स्क्रीन हो रही थी और देख रहे थे। तो कुछ वामपंथी संगठन के लोग 20-30 के संख्या में अंदर साबरमती हॉस्टल में घुसते ही ऊपर देखा जाए तो ऊपर फ्लोर पे चढ़कर कुछ पत्थर इकट्ठे किए, जैसे कि उधर आप देख सकते हैं अभी भी गिरा हुआ है। उसके बाद एक बार उन्होंने मारा, एक छात्रा को लगा। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जाकर देखा, फिर उन्होंने कमरे में चले गए। फिर करीब 3 बार पत्थर मारी गई। जब उसके बाद फिर पुलिस को फोन किया गया, दिल्ली पुलिस आई। उसके बाद फिर चीजों को निगरानी करे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर किसे आपत्ति है? आखिर फिल्म से कौन नाराज है? किसने पत्थर चलाए? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच जेएनयू में एक बार फिर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।